अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ पैथोलॉजी। आज के लेक्चर में हम जनरल पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है और इस सब्जेक्ट में हम ब्रॉडली क्या क्या स्टडी करेंगे। पैथोलॉजी इज़ द स्टडी एंड डायग्नोज ऑफ डिजीज़ थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज़, बॉडीली फ्लूइड्स एंड होल बॉडीज़, जिनको हम ऑटोप्सीज कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी कैन बी ट्रेस टू द अर्लीस्ट एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन। पैथोलॉजी है वो स्टडी है और डायग्नोसिस है किसी बीमारी की थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गन्स। हम ऑर्गन्स को एग्जामिन करते हैं या फिर टिश्यूज़ को एग्जामिन करते हैं या जो हमारे बॉडीली फ्लूइड्स हैं या फिर पूरे बॉडी की, जिसको इन सब को हम मिला के क्या कहते हैं, ऑटोप्सी। तो पैथोलॉजी इज़ जनरली द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। जो फर्स्ट फिजिशियन थे, द फर्स्ट फिजिशियन नोन टू हैव मेड पोस्टमार्टम डायसेक्शन वाज द अरेबियन फिजिशियन एवेंजोर 1091 to 1161। ये हमारे पास पहले फिजिशियन थे जिन्होंने फर्स्ट पोस्टमार्टम डायसेक्शंस की थी। रोडोल्फ वर्चो सेकंड इंपॉर्टेंट नाम है, इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू बी द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। माइक्रोस्कोप के जरिए जो हमने माइन्यूट जम्स पढ़े थे उसमें मेन काम रोडोल्फ वर्चो का था, क्योंकि इसने अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था। मोस्ट अर्ली पैथोलॉजिस्ट वर आल्सो प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस आर सर्जन, और जितने पैथोलॉजिस्ट थे वो फिजिशियंस भी थे और सर्जन्स भी थे। पैथोलॉजी जो वर्ड है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड पैथोस से, जिसका मतलब है फीलिंग या सफरिंग, यानी बंदा अच्छा महसूस नहीं करता, उसको कोई बीमारी होती है, कोई इलनेस होती है जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा होता है। और लोगोस है स्टडी, तो पैथोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ इलनेस या डिजीजेस। लर्निंग पैथोलॉजी इज सेपरेटेड इनटू टू मेजर्स। अब हम इसको दो मेन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड करते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं जनरल पैथोलॉजी और दूसरी हमारे पास है सिस्टमिक पैथोलॉजी, ये हम आगे पढ़ेंगे। पैथोलॉजी के फिर हमने मजीद ब्रांचेस भी डिवाइड की हैं अकॉर्डिंग टू द फील्ड विच वी आर स्टडिंग। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, जिसमें हम स्ट्रक्चर्स की पैथोलॉजीज पढ़ेंगे। क्लिनिकल पैथोलॉजी, स्पेशल पैथोलॉजी, फोरेंसिक, मॉलिक्यूलर एंड सिस्टमिक पैथोलॉजी, ये हम आगे फर्दर मजीद इनको डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जनरल पैथोलॉजी, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है। जनरल पैथोलॉजी इज अ ब्रॉड एंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फील्ड विच सीक्स टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी टू सेल, के सेल या टिश्यू को इंजरी कैसे हुई, एज वेल एज द बॉडी मीन्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिपेयरिंग इंजरी। तो इसमें हम ये पढ़ते हैं कि एक बीमारी हुई कैसे, एक इंजरी के थ्रू, आपको एक वाउंड लगा, कट लगा, उसके थ्रू बैक्टीरिया आपके यहाँ कंटेमिनेट हुआ, वायरस आया। सेकंड, हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि अब अगर कट लग गया तो हमारी बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, उसके बाद ये फिर इसको रिपेयर कैसे करेगी, ये सब हम जनरल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। एरियाज ऑफ स्टडी इंक्लूड सेलुलर एडाप्टेशन टू इंजरी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेल कैसे अडाप्ट करेगा इंजरी को, निक्रोसिस जो कि एक्सीडेंटल सेल डेथ है, इन्फ्लेमेशन है, वाउंड हीलिंग है, और न्यूप्लाजिया है यानी न्यू सेल की प्रोडक्शन। न्यूप्लाजिया किसे कहते हैं? न्यू सेल का बनना। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ पैथोलॉजी, द एप्लीकेशन ऑफ दिस नॉलेज टू डायग्नोज डिजीजेस इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, और इनको हम ह्यूमंस और एनिमल्स में ब्रॉडली पढ़ते हैं। द टर्म जनरल पैथोलॉजी इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस ऑफ बोथ एनाटॉमिकल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो हमारे पास जो दो ब्रांचेस हैं, एनाटॉमिकल पैथोलॉजी और क्लिनिकल पैथोलॉजी, वो भी हम जनरल पैथोलॉजी के ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं। Now we are coming to the branches. The first branch is anatomic pathology. हम पहले anatomic pathology पढ़ते हैं कि इसमें हम क्या स्टडी करेंगे। तो anatomic pathology is a medical specialty that is concerned with diagnosis of disease based on the gross, microscopic, chemical, immunologic and molecular examination of organs, tissues and whole bodies. In short, जब आप उसके डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे थ्रू माइक्रोस्कोप या थ्रू केमिकल्स या इम्यूनोलॉजिकल की जो इसके इम्यून सेल्स हैं वो, या फिर इसकी मॉलिक्यूलर एग्जामिनेशन ऑर्गन, टिश्यू या होल बॉडी की, तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमिक पैथोलॉजी। एनाटॉमिक पैथोलॉजी इज इटसेल्फ, फिर इसके मजीद दो सब स्पेशलिटीज़ हैं। द मेन वन बीइंग्स सर्जिकल पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी एंड फोरेंसिक पैथोलॉजी। फिर एनाटॉमिक पैथोलॉजी को हमने मजीद ब्रांचेस में डिवाइड किया, जो हमारे पास है सर्जिकल, साइटोपैथोलॉजी और फोरेंसिक पैथोलॉजी। एनाटॉमिक पैथोलॉजी इज़ वन ऑफ टू ब्रांचेस ऑफ पैथोलॉजी, जैसा हमने पढ़ा, ये दो मेन ब्रांचेस में से एक है। द अदर बीइंग क्लिनिकल पैथोलॉजी, द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज थ्रू द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड आर टिश्यूज। और इसमें हम क्या और क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हम लेबोरेटरी एनालिसिस करते हैं बॉडी फ्लूइड्स या टिश्यूज़ के। ये फ़र्क है एनाटॉमिक और क्लिनिकल पैथोलॉजी में। Often pathologists practice both anatomic and clinical pathology, a combination known as general pathology. अक्सर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, इसलिए हमने इनको एक ही ग्रुप में रखा है, जिसको हम कहते हैं जनरल पैथोलॉजी।
द नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसको हम दूसरा नाम लेबोरेटरी मेडिसिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हम लैब में प्रैक्टिस करते हैं। इट इज़ अ मेडिकल स्पेशलिटी दैट इज़ कंसर्न विद डायग्नोज ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड। जिस तरह मैंने बताया, क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम बॉडी फ्लूइड्स पर लैब में रिसर्च करेंगे, और बॉडी फ्लूइड में हमारे पास क्या आते हैं? ब्लड, यूरिन और टिश्यूज यूजिंग द टूल्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर हम इसमें माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ते हैं, हेमाटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ टिश्यूज रिलेटेड टू ब्लड, और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। Clinical pathologists work in close collaboration with medical technologists, hospital administration and referring physicians to ensure the accuracy and optimal utilization of laboratory testing। और ये कोलेबरेट करते हैं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से और फिजिशियन से कि इनके टेस्ट किस लेवल पे किए जाए, या इसका हम ब्लड टेस्ट करें या यूरिन टेस्ट करें जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये सब हम क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। दूसरा जो मेन फील्ड है पैथोलॉजी का, एक हमने जनरल पैथोलॉजी पढ़ा, सेकंड जो है वो है सिस्टेमिक पैथोलॉजी। सिस्टेमिक पैथोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सिस्टेमिक चेंज इन डिजीजेस डिवाइडेड इन ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह हम मिसाल देते हैं सेंट्रल वस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, जीआई यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, हेपेटोबिलियरी, जेनिटल, मस्कुलोस्केलेटल, हेमाटोपैथोलॉजी और एंडोक्राइन सिस्टम। जब भी कोई पैथोलॉजी आपके किसी सिस्टम को इफेक्ट करे या किसी सिस्टम में डिजीज़ कॉज करे, उसकी इंजरी, उसका रिस्पॉन्स और उसकी रिपेयरमेंट, वो हम पढ़ेंगे सिस्टेमिक पैथोलॉजी में। फिर मज़ीद ब्रांचेस हमारे पास हैं फोरेंसिक पैथोलॉजी। फोरेंसिक पैथोलॉजी कौन सी पैथोलॉजी? इट इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी कंसर्न विद डिटर्मिनिंग द कॉज ऑफ डेथ बाय एग्जामिनेशन ऑफ अ कैडेवर। एक बंदे की मौत हो जाती है जिसको हम कैडेवर कहते हैं, उसके कॉज को फाइंड करना कि ये क्यों हुआ, जिस तरह हम पोस्टमार्टम में करते हैं, वो हम पढ़ते हैं फोरेंसिक पैथोलॉजी में। द ऑटोप्सी इज परफॉर्म बाय पैथोलॉजिस्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ कॉरोनर, यूजुअली ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ केसेस एंड सिविल लॉ केसेस। जब कोई बंदा क्रिमिनल लॉ केस में आ जाता है या सिविल लॉ केस में, तब उसकी ऑटोप्सी करना ज़रूरी होती है, जो हम फोरेंसिक पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट आर आल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टू कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ अ कैडेवर। और ज़्यादातर हम ये इसलिए भी यूज़ करते हैं कि एक बंदे की शनाख्त करनी हो। कोई बंदा है जो अननोन कॉज से उसकी डेथ हो चुकी है, जिसके कोई लवाहिकीन नहीं है, जिसके कोई जानने वाले नहीं है, तो उसकी आइडेंटिटी भी हम फोरेंसिक पैथोलॉजी से पता करते हैं। द नेक्स्ट इज़ वेटरनरी पैथोलॉजी। जिस तरह नाम से जाहिर है कि जो एनिमल्स में डिजीज़ होंगी वो आएंगी वेटरनरी पैथोलॉजी में। वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट आर डॉक्टर्स ऑफ वेटरनरी मेडिसिन हु स्पेशलाइज इन डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल टिश्यू एंड बॉडी फ्लूइड। बाकी सब कॉन्सेप्ट इसका सेम है, बस जो इंस्पेक्शन मीडियम है वो हमारे पास एनिमल्स है। लाइक फॉर मेडिकल पैथोलॉजी, वेटरनरी पैथोलॉजी इज़ डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस। जिस तरह हमने मेडिकल पैथोलॉजी को डिवाइड किया है, इसी तरह वेटरनरी पैथोलॉजी के भी 2 ब्रांचेस हैं, उनमें भी एनाटॉमिकल और क्लिनिकल पैथोलॉजी आते हैं। वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट आर क्रिटिकल पार्टिसिपेंट इन द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई न्यू ड्रग बनाते हैं, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, तो वो जाती है वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट के पास। वो इसको चेक करते हैं, अप्लाई करते हैं एनिमल्स पे कि ये उसमें कोई बीमारी तो नहीं कर रहा, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं कर रहा। क्यों? ताकि वो ह्यूमन पर सेम साइड इफ़ेक्ट्स ना आए। तो इसलिए ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में वेटरनरी पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं डिजीज़ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली क्या है और इसमें हम कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉज, कि भाई वो डिजीज़ किस की वजह से हो रही है। सेकंड, उसका मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, कि आपको एक डिजीज़ बॉडी में आई है, ये डेवलप कैसे हो रही है, ये अपने रूट्स वहाँ पे कैसे एस्टेब्लिश कर रहा है। तीसरा, इसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फीचर, कि ये कंपोज किससे है और ये कौन कौन सी पैथोलॉजिकल चेंज आप में ला रहा है। तीसरा है सेकेंडरी इफेक्ट, कि इसका आप पे असर क्या हो रहा है, कोई इसके साइड रिएक्शन है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है या कॉम्प्लिकेशंस क्या है, वो हम सेकेंडरी इफेक्ट में पढ़ेंगे। फोर्थ हम इसकी प्रोग्नोसिस पढ़ेंगे, एपिडेमियोलॉजी पढ़ेंगे और एट द एंड हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि इसको अब हम ट्रीट कैसे करें। फिर हमने डिजीज़ को क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स में, कि अगर एक डिजीज़ एक ख़ास किस्म के वायरस या बैक्टीरिया से हो रही है तो हमने उसको उसके हिसाब से डिवाइड किया। सबसे पहले हमने एक ग्रुप का जिसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल। कॉन्जेनिटल से क्या मतलब? कॉन्जेनिटल मीन कि वो बंदे के पैदाइश के साथ होती है, यानी वो जेनेटिकल होती है, फैमिली में रन करती हैं, ये उसके बर्थ के साथ ही उसमें ये बीमारियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक में फिर हमारे पास आती हैं एक्वायर्ड, इनको हम दूसरा क्या
नाम देते हैं? एक्वायर्ड का मतलब है कि ये इंसान अपनी लाइफ में अगर किसी वायरस के साथ कांटेक्ट में आया, किसी बैक्टीरिया के साथ कांटेक्ट में आया, उसकी वजह से उसको वो बीमारी हुई, तो उसको हम नॉन जेनेटिक या एक्वायर्ड कहते हैं। फिर इसमें हमारे पास कौन कौन से आती हैं? एक होती है इन्फ्लेमेशन, ट्रॉमा यानी ट्यूमर, मेटाबॉलिक डिजीज़ भी जो हमारे जीआई को इफ़ेक्ट करती हैं, इम्यून डिजीज़ आती हैं जिस तरह एड्स है, HIV है, हीमोडायनेमिक है, और डीजनरेटिव है जिसमें हमारे ऑर्गन डीजनरेट हो जाते हैं, और लेट्रोजेनिक है जिसका मतलब क्या है कि वो किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के वर्ड या एक्शन की वजह से हो जाए, कि आप अगर किसी हॉस्पिटल में गए हैं तो वो आपको कोई रॉन्ग इंजेक्शन दे दें या कोई रॉन्ग सर्जरी कर दें जिसकी वजह से आपको डिजीज़ हुई है, तो उसको हम कहते हैं लेट्रोजेनिक डिजीज़। लास्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे वो है ऑटोप्सी। हमने ऑटोप्सी पढ़ी, अब ऑटोप्सी किसे कहते हैं इसकी जनरल ज़रा हम बता देते हैं। ऑटोप्सी हम क्यों करते हैं? डिटर्मिनिंग द कॉज ऑफ डेथ। जब किसी बंदे की डेथ हो जाए उसके कॉज को फाइंड करने के लिए हम उसकी ऑटोप्सी करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? ये हमें एक्यूरेसी बताता है क्लिनिकल डायग्नोसिस की, कि अगर क्लिनिकल कोई डायग्नोसिस हुई कि भाई उसकी डेथ इस वजह से हुई है कि इसका हार्मोनल इम्बैलेंस था या अंदर कोई अदर टॉक्सिन प्रोड्यूस हो गया था, ट्यूमर हो गया था, तो ऑटोप्सी जो है उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ था या नहीं। फिर एजुकेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट, लोगों को ये बताना कि ऑटोप्सी कितनी इंपॉर्टेंट है, और रिसर्च इनटू द कॉज एंड मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़। और हम ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि एक डिजीज़ अगर एक बंदे की हुई है जिससे उसकी डेथ हो चुकी है तो उसका कॉज और मैकेनिज्म क्या था, किस तरह से वो बॉडी में एंटर हुई, किस तरह उसने बॉडी को इफेक्ट किया, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या था, ये हम ऑटोप्सी में पढ़ते हैं। एंड लास्ट वही सेम चीज़ कि गैदरिंग एक्यूरेट स्टेटिस्टिक अबाउट डिजीज़ इंसिडेंट, कि उस डिजीज़ के बारे में हम एक्यूरेट मालूमात फाइंड कर सके कि वो हुई कैसी है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आज का लेक्चर था। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू।